अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ु काज़मी और हमारे साथ अमित रैना साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू। सर, पीस टॉक कराई गई पाकिस्तान में और दोनों कंट्रीज आई, ईरान भी अमेरिका भी, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। क्या लगता है आपको कि क्या कहेंगे कि पीस टॉक नाकाम हो गई? वैसे तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर करवाई जाएगी और अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है कि पाकिस्तान होगा या जेनेवा। लेकिन इन दोनों ने आए पहले ही इन्होंने अपने आपस में जो पॉइंट्स थे वो रिजेक्ट कर चुके थे, जो ईरान ने अमेरिका को दिए या अमेरिका ने ईरान को दिए। उसके बाद इस पीस टॉक को रखवाया गया, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आपको लगता है कि इस तरह की पीस टॉक दोबारा होनी चाहिए, दोबारा बातचीत हो, कुछ देखिए कुछ रिजल्ट निकलेगा? देखिए देखिए ये अब जी। नज़रिए की बात है कि ग्लास आधा भरा है कि ग्लास आधा खाली है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में ईरान और अमेरिका ने मिलकर सामने-सामने कभी बात नहीं करी थी। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो कहीं न कहीं वो पहला कदम लिया गया कि जहाँ पे 2 अपोजिंग पार्टीज़ आपस में बातचीत कर रहे थे। अब दूसरा पक्ष इसमें ये है कि इस बातचीत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अब इसमें गलती किसकी है? ईरान की है, यूएस की है कि दोनों की है? ये अपने आप में एक विश्लेषण का विषय है। हालाँकि बार-बार कहा जा रहा है कि अ, ईरान अ, ईरान तो बिल्कुल तैयार था, अमेरिका अपना स्टैंड चेंज कर रहा था। रेड लाइन्स अमेरिका ने ड्रॉ कर रखे थे, ईरान ने नहीं ड्रॉ कर रखे थे। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस हिसाब से अगर आप देखें अमेरिका ने रिएक्ट किया, क्योंकि जेडी वैंस का स्टेटमेंट है या मीडिया स्टेटमेंट्स भी हैं जो अवेलेबल है कि जेडी वैंस ने कम से कम 1 डज़न बार बात करी है अमेरिकन प्रेसिडेंट से और ईरान की जो डेलीगेशन थी उन्होंने वापस ईरान में एक बार भी बात नहीं करी। अब मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप अपनी एक रेड लाइन ड्रॉ करके आते हैं कि मेरी ये रेड लाइन है, उसके नीचे मैं बात नहीं करने वाला या इसके बियॉन्ड मैं बात नहीं करने वाला, इसके अलावा मैं बात नहीं करने वाला, तो वो रिजिडिटी हो जाती है और उसमें आप फिर बैक एंड फोर्थ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने बाकी लीडर्स के साथ नहीं जाते। यूएस ने अगर 12 बार बात करी है वॉशिंगटन से, तो कहीं न कहीं मेरी इंटरप्रिटेशन में ये है कि वो विलिंग थे एक कदम आगे लेने के लिए और उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए वो वापस वॉशिंगटन में बात करना चाहते थे। खैर ये सब स्पेकुलेशन है क्योंकि एक्चुअली अंदर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, बट ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत तो कोई तभी बात करता है अपने बॉस से कि बॉस क्या इसको और ऐसे आगे बढ़ाएं। अगर बॉस पहले ही बोल चुके कि इसके बियॉन्ड बात नहीं करनी तो फिर बात नहीं होती है। लेकिन सर, अगर हम ये देखें कि दोनों कंट्रीज बहरहाल सामने आई, उन्होंने बात की और उसके बाद कोई रिजल्ट जैसे नहीं निकला। लेकिन क्या ऐसे अगर बार बार मीटिंग्स करवाई गई, बातचीत हुई, तो क्या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव निकल सकता है? जबकि इजराइल इसमें शामिल नहीं था सर, जो मेन प्लेयर एक और है, थर्ड यानी इजराइल, उसने उनके अटैक्स भी वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले चल रहे थे सीज फायर से, और उनको बुलाया भी नहीं गया। क्या उनके बगैर अगर दोबारा ये डायलॉग होता है और उसमें फिर इजराइल शामिल नहीं होता, क्या कुछ रिजल्ट होगा? नहीं, नहीं, तो ये देखिए, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि इज़राइल एक क्रिटिकल प्लेयर है कि नहीं। अगर मीडिएशन करा रहा था, चाहे आप उस देश को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इज़राइल इस कॉन्फ्लिक्ट में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और प्रोबेबली सबसे क्रिटिकल प्लेयर है। आज भी स्पेकुलेशन तो ये है कि यूएस ने इज़राइल के कहने पे ईरान पे अटैक किया और जितना भी अभी इस समय इस एरिया में जो चल रहा है, कर्टसी इज़राइल है। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा क्योंकि आज ही ईरान का भी कुछ समय पहले स्टेटमेंट आया कि 5 साल के लिए हम एनरिचमेंट बंद करने को तैयार हैं। तो कहीं न कहीं प्रोबेबली एक उस डिस्कशन का नतीजा था और ईरान एक काउंटर ऑफर पे आया है। यूएस 20 साल पे इंसिस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मिडवे हो जाएगा। बट गिवन द स्टैंड ऑफ बोथ द नेशंस, कॉन्फ्लिक्ट सीम्स टू बी देयर फॉर सम टाइम। अब कौन कितना आगे कदम बढ़ाने को तैयार है, ये समय ही बताएगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ईरान से आपको कोई क्लियर न्यूज़ आती नहीं है और यूएस से प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिन में 6 ऐसे बयान आते हैं कि जो हर एक पिछले बयान से कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। तो इस समय वो अज़्यूम करना कि एक्चुअली क्या होगा डिफिकल्ट है, बट जिस हिसाब से एक ऑफर आई है ईरान से, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं शायद प्रोग्रेस दिख रही है। सर, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान ने और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे फाइटर जेट और कुछ ट्रुप्स जो है वो भी भेज दिए गए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो सऊदीया के लिए
ईरान को नाराज कर दे। ठीक है, सऊदिया पैसे देता है, लेकिन ईरान को आपको पता है किस तरह के अटैक्स करता है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ देश है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने उसको स्ट्रेटेजिकली अपने एडवांटेज में ले लिया कि देखिए हम एक वी आर अ न्यू प्लेयर इन टाउन, वी हैव लार्ज एक्सेप्टेबिलिटी, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड इस कॉन्फ्लिक्ट में शायद यूएई, सऊदी, बहरीन, कतार से ज्यादा पाकिस्तान है। क्योंकि एक तरफ यूएस है, एक तरफ सऊदी है, एक तरफ आपका पड़ोसी है जिसके साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान इज ऑल्सो ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया पॉपुलेशन अगर कहीं आती है तो पाकिस्तान में आती है, प्लस चाइना का प्रेशर है। तो अगर और ऐसी एनर्जी क्राइसिस है इस समय पाकिस्तान की जहां पे फॉरेन रिजर्व्स नील के बराबर हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई पिसा हुआ है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए मजबूरी थी कि मीडिएशन टॉक कराएं। एडवांटेज थे उनके पास कराने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आजकल मुनीर फील्ड माय फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। चाइना का प्रेशर था ईरान पे। और अगर कल जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान फंसता है, क्योंकि उस पैक्ट के हिसाब से उन्हें सऊदी के लिए लड़ना है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, पिछले साल ही बमबारी हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड पाकिस्तान तो पाकिस्तान को ये इफेक्ट करना ही करना था कि ये पीस टॉक्स किसी हिसाब से आगे बढ़े। और उन्होंने वो प्रयास किया। तो एडमिरेबल है कि अपने आप को निकालने का प्रयास किया, और अब सक्सेसफुल हुए या नहीं वो समय ही बताएगा। एज ऑफ नाउ तो अनसक्सेसफुल है। बट और जहां तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान, देखिए अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी को नाराज करता है तो अमेरिका को भी नाराज करता है, और इस समय सबसे ज्यादा पैसा सऊदी देता है। अब it is for Pakistan to decide कि whether they want to antagonize Iran. I think they will antagonize Iran because ईरान से पैसा तो नहीं आता, ईरान से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है। और अगर ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए फिर पैसा है, क्योंकि फिर कोई ना कोई एयरबेस दे ही देगा वो यूएस को, और पैसे कमाएगा। तो पाकिस्तान के लिए तो लड़ाई हो तो कमाई है, ना लड़ाई हो तो भी कमाई है। लेकिन सर पाकिस्तान जो है वो पहले अफगानिस्तान में गलती कर चुका है, और अफगानिस्तान तो इस तरह से मिसाइल्स वगैरह नहीं हुए थे जो ईरान कर सकता है। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती पाकिस्तान करेगा? क्योंकि ईरान की पावर तो सभी ने देख ली, गल्फ कंट्रीज ने भी देख ली। नहीं, देखिए बिल्कुल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा होता तो फिर 71 नहीं हुआ होता। पाकिस्तान ने अपनी गलती से सीखा होता तो कारगिल नहीं हुआ होता। तो पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट विच लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, और ईरान की वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। दोनों कंट्रीज, दोनों नेशन स्टेट डीप स्टेट चलाता है, और जो डीप स्टेट को बेनिफिट मिलता है वो डीप स्टेट बेनिफिट वो लेगा। ईरान में अगर आज लोगों की इतनी बुरी हालत है बिकॉज आईआरजीसी अपना डीप स्टेट जो है पाकिस्तान, ये ईरान का, अपना कंट्रोल नहीं लूज करना चाहता है। और पाकिस्तान में का जो डीप स्टेट है, अगर उसको इस कॉन्फ्लिक्ट से कमाई दिखती है, अगर उनको एक आइलैंड, किसी जनरल को दिखता है कि मैं एक आइलैंड खरीद सकता हूं, तो वो देश, मुझे नहीं लगता कि मुल्क उनके लिए प्रायोरिटी है। उनके लिए अपना डीप स्टेट, अपनी रेवेन्यू प्रायोरिटी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट अपने गलती से सीखता, एंड दे विल हैप्पीली गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट इफ जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स आर मेकिंग मनी। लेकिन सर अगर दोबारा ये डायलॉग करवाया जाता है, आपको लगता है कि ईरान जेनेवा जाने को तैयार होगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये दोबारा पाकिस्तान या इस्लामाबाद में ही ये मीटिंग रखी जाएगी? देखिए एक बात समझिए, क्या ईरान युद्ध खत्म देखना चाहता है? बिल्कुल देखना चाहता है, क्योंकि ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है कि हो ठीक है, ईरान हैज शोन दैट इट कैन रेजिस्ट वर्ल्ड सुपर पावर, बट सो हैज यूक्रेन शोन दैट इट कैन रेजिस्ट सुपर पावर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होती आज के डेट में। अगर एक यूक्रेन रशिया को संभाल सकता है, जो बिल्कुल बॉर्डर शेयर करते हैं, लार्ज आर्मी है यूएसएसआर, ये रशिया के पास आर्मी पावर है, बड़ा पावर है,
बेस्ट ऑफ द आर्मनेंट्स है उनके पास, उसके बाद भी अगर यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है, चाहे उसका कोई भी रीजन रहा हो, चाहे उसका नेटो हो सपोर्ट हो या यूएस सपोर्ट हो, बट रेजिस्ट तो कर रहा है, तो वॉर्स जल्दी खत्म नहीं होते. बट गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ ईरान टुडे, दे वुड लाइक टू गेट आउट ऑफ इट, एंड दे आर जस्ट फाइंडिंग ए वे कि वो भी अपनी मूछे ऊपर रखें. कॉस्ट इम्प्लीकेशन फॉर यूएस इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस वॉर. ऊपर से ये जो नेटो का नॉन सपोर्ट, यूरोपियन नेशन का नॉन सपोर्ट इज ऑल्सो ब्लीडिंग देम. बट वो भी अपनी मूछे ऊपर रख के रखना चाहते हैं. तो अगर दोनों को एक ऑप्शन मिल जाता है जहां दोनों अपनी मूछे कहने को बचा के निकल सकते हैं, तो दे विल ट्राई टू डू इट. बट हम फिर भूल जाते हैं कि इजराइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंटायर थिंग. और इजराइल किस करवट बदलता है ये आज की डेट में कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो नहीं कहता कि ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट 100% एलिमिनेटेड है, ये लड़ाई मेरे हिसाब से चलती रहेगी. सर इस सब में भारत कहाँ पर है और क्या भारत इस वॉर को रुकवाने की कोशिश कर रहा है? दूसरा ये कि अगर ये वॉर चलती रहती है तो सर इफेक्ट तो तमाम कंट्रीज पर ही पड़ेगा, बैड इफेक्ट्स जो कह लीजिए कि इकोनॉमी वाइज और कई चीजों में. तो ऐसा तो नहीं है कि भारत को कुछ नहीं होगा और आप लोग आराम से रहेंगे. तो आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से नहीं, इसमें? हमने तो कभी कहा भी नहीं कि हम वी आर इन फेवर ऑफ वॉर. And we have been quite we have been quite asking both the nations that war needs to stop. और ये इम्पैक्ट सिर्फ भारत को नहीं है, ये इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को सबसे ज्यादा है. एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को सबसे ज्यादा पड़ता है. हम नेट इंपोर्ट एनर्जी इंपोर्ट कंट्रीज हैं, अनलाइक यूएस जो नेट एक्सपोर्टर है, हम नेट इंपोर्टर हैं. और हमारे लिए मुश्किल है, हमसे ज्यादा मुश्किल तो चाइना के लिए है. मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से ज्यादा चिंता इस समय चाइना को है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है. और अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में एनर्जी क्राइसिस आते हैं, वो भी नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में एनर्जी क्राइसिस आते हैं, तो इट कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ देयर इकोनॉमी. इट कैन लीड टू जो उनकी वैसी इकोनॉमी स्लो ग्रो कर रही है, इट कैन लीड टू डिक्लाइन इन देयर जीडीपी. हाँ, तो चिंता तो सबको है, हमको भी. आज हम सस्टेन कर पा रहे हैं, प्रोबेबली बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरीज एंड वी कैन प्रोसेस एवरी टाइप ऑफ क्रूड, अनलाइक पाकिस्तान जो एक लिमिटेड जीसीसी क्रूड ही प्रोसेस कर पाता है. हम रशियन क्रूड भी प्रोसेस कर लेते हैं, हम वेनेजुएलन भी कर लेते हैं, हम जीसीसी वाला क्रूड भी कर लेते हैं. तो हमारे लिए शायद वो एडवांटेज है. और दूसरा, हमारी टैक्सेशन हाई थी ऑयल पे, तो सरकार उसको कम करके मैनेज कर रही है एज ऑफ नाउ. हालांकि एविएशन फ्यूल्स में रेट बढ़े हैं, कमर्शियल डीजल में रेट बढ़े हैं, बट लार्जली वी हैव बीन एबल टू सस्टेन इट. बट इन अ लॉन्गर टर्म बिल्कुल इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, ये कहने की बात ही नहीं. और मुझे लगता है बैकरूम डिप्लोमेसी में हर देश कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध खत्म हो. सर अब पाकिस्तान ऑलरेडी एक बॉर्डर अफगानिस्तान का जो है वो एक्टिव है, वहां पर अटैक्स चल रहे हैं दोनों साइड से, पाकिस्तान साइड से भी अफगानिस्तान साइड से भी. ऐसे में अगर ईरान की तरफ भी टेंशन बना ली तो कितना मुश्किल हो सकता है संभालना? नहीं, मैंने वो पहले का बिल्कुल नुकसान, देश के लिए तो नुकसान है आपके. अगर इस समय ईरान बॉर्डर एक्टिव हो जाता है या ये वॉर बढ़ जाता है, और मुझे नहीं पता कि कितना सच है, ये शायद आप ही बता सकते हैं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 13,000 सोल्जर्स ऑलरेडी मूव कर दिए गए हैं सऊदी में, कुछ आर्म्स की मूवमेंट कर दी गई है, प्लेन्स की मूवमेंट कर दी गई है. अगर ये सच है तो देन तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि एस्केलेशन हो रहा है या होने वाला, और सऊदी ने रिक्वेजिशन करी है कि भैया पैक्ट को ऑनर करिए. जहां तक बात है नेशन एज एन इम्पैक्ट, a country which is already facing an economic onslaught, जो इसका इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, जिसकी हालत इस समय खराब है, बिल्कुल उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है अगर ये युद्ध उस पर थोपा जाए. वैसे एनर्जी क्राइसिस, उसके ऊपर से युद्ध थोपा जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा. ऊपर से आपका 900 किलोमीटर का बॉर्डर, बलूचिस्तान विल गेट एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम ईरान. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी थिंग फॉर पाकिस्तान. तो पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी कहा, विल ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल इन वो, खासकर सियासतदान वो हर प्रयास करेगा जिससे ये युद्ध रोका जाए. बट आपका जो डीप स्टेट अपनी जेब की फिक्र करता है, देश की फिक्र नहीं करता है. तो अगर उसको लगता है कि आई कैन मेक मिलियंस एंड बिलियंस आउट ऑफ दिस, सो दे मे वेरी मच वेलकम द वॉर. लेकिन सर अगर हम ये देखें कि अभी रिसेंटली ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और कतर जो है $5 बिलियन देंगे, क्या लग रहा है आपको? उन्होंने खुद ही ये फैसला किया होगा या कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंस है?
नहीं ना, ब्रोकरेज तो कहीं ना कहीं से आएगी अगर आपने इतना बड़ा कदम किया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, और यू आर आउट टू सपोर्ट, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ यूएस, और जो एक्सपोजे आए हैं ट्वीट्स के और सोशल मीडिया मैसेजेस के, तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को कंपनसेट करना पड़ेगा, और और शायद इसीलिए ये वार्ता कराई भी गई थी, और तो हो सकता है आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आ जाए। बट अगर एनर्जी क्राइसिस ऐसे ही चलते रहे तो मुझे नहीं लगता सऊदी सऊदी वुड बी विलिंग टू शेयर सम ऑफ इट्स मनी जब उसको अपने पैसों की जरूरत होगी, या ओमान या कतार वो पैसा आगे देना चाहेगा जब उसको खुद अपने पैसों की जरूरत होगी। अगर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है या कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, और उनका तो मेजर रूट वही है, और तो उनकी उनकी अगर कतार की अगर गैस सप्लाईज ही बंद रहती है तो रेवेन्यू पे तो इम्पैक्ट है। उसके बाद क्या वो समय पे पैसा अपना बाहर देना चाहेंगे, खुदा जानता है। लेकिन बहरहाल सर ये एक तरफ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सऊदी और कतर ने पैसा दे दिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएई को जो है वो भी पैसा वापस दिया गया था। लेकिन सर ये जो अटैक्स चल रहे हैं, या जो अभी फिलहाल रोके हैं कुछ टाइम के लिए, क्या उसमें गल्फ कंट्रीज भी हिस्सा डालेंगी? क्या वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी? तो फिर तो ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, या नहीं, इसको वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहा जा सकता? मैम देखिए, कहना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ईरान ने इसको अ, ईरान ने इसको फर्दर फ्रेगमेंट कर दिया। जो एक मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस अमेरिका हो सकता था, वो आज 4 पार्ट्स में वॉर बट गया है। एक शिया वर्सेस सुन्नी हो गया है, एक मुस्लिम वर्सेस इजराइल हो गया है, जूस हो गया, और एक वेस्ट वर्सेस ईरान हो गया, और या यूएस वर्सेस ईरान हो गया। वेस्ट वुड बी एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू से, बट यूएस वर्सेस, तो ये मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन में वॉर हो गया है। अब यूएई कितना डैमेज लेना चाहता है, बिकॉज वन थिंग इज क्लियर कि ईरान कैन कॉज डेवास्टेशन, ईरान कैन कॉज डैमेज। अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि एक ही बार में ईरान का काम खत्म कर दिया जाए और जो नुकसान होता है देखा जाए, या यू वांट टू टेक इट टू लॉजिकल लेवल की ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अगर ईरान कंटेन हो सकता तो करके आगे की आगे देखी जाएगी। ये सब निर्भर करेगा कि ईरान कैसे अगले कुछ दिनों में बिहेव करता है, स्पेशली आफ्टर जो सीज फायर की डेडलाइन खत्म होती है। अगर अगर ट्रम्प इरेटिकली बिहेव कर रहा है तो ईरान भी कोई कोई सेंसिबली बिहेव नहीं कर रहा। सिर्फ फर्क इतना है कि ईरान स्टेटमेंट कम देता है, ट्रम्प बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो यही फर्क है। बट दोनों ने इरेटिक बिहेव किया है, और मुझे लगता है जो खामियाजा ईरान की जनता भुगत रही है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड द सिस्टम, वो अभी वो सच्चाई सामने नहीं आई है, मगर हालात उतने अच्छे भी नहीं है जो भी खबर आ रही है। क्योंकि सर यूरोपियन कंट्रीज तो साथ नहीं दे रही ट्रम्प का। उन्होंने तो साफ कह दिया भाई हमें इससे बाहर रखो। कई बार ट्रम्प ने कोशिश की है, यूके से भी और बाकी कंट्रीज से भी, बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो तो मना कर रही हैं साफ साफ। तब भी आपको लगता है कि ट्रम्प डटे रहेंगे अपनी बात के नहीं ऊपर? नहीं नहीं, तभी तो आज अगर अगर यूएस ने थोड़ा बैकफुट लिया है इस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट में, हाँ। इट इज बिकॉज कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का सपोर्ट नहीं आया है, स्पेशली द नेटो अलाइज और जो वेस्ट अलाइज हैं उनके, जो कभी भी खड़े हो जाते थे उनके साथ, खासकर यूके। यूके जो कभी यूएस को ना नहीं बोलता था, आज वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है, और इट इज इम्पैक्टिंग यूएस। एक तो इकोनॉमिकली यूएस को इम्पैक्ट कर रहा है, यूएस की स्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, यूएस एज अ पावर को चैलेंज किया, कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है। तो इसलिए यूएस भी वे आउट ढूंढ रहा है इसमें। तो बिल्कुल इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यूएस, और तभी मैंने कहा कि दोनों पक्ष आज चाहते हैं कि इस युद्ध से बाहर निकले, मगर मूछे ऊंची करके। नहीं तो स्टेटमेंट ट्रम्प का अगर आप स्टेटमेंट सुने, हालांकि उनके स्टेटमेंट बदलते रहते, बट उनका जो एक दिन पहले वाला स्टेटमेंट है कि वॉट एवर में बी द आउटकम वी हैव वन द वॉर, तो अब वो खुद को थपथपाए जा रहे हैं कि हमने लड़ाई तो जीत ही ली है। तो दोनों चाहते हैं कि युद्ध से बाहर निकले, बट अब कौन पहले आंख, जो कहते हैं ना, वो कौन आंख पहले पल के हाँ, झपकाएगा, तो वही वही स्टेटस है आज की डेट में। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन खैर हम तो यही सर दुआ करते हैं कि अमन रहे और
मजीद टेंशन ना बढ़े हर कंट्री के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए भी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।